कन्वेंशनल था या फिर कोडा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं हमारे पास कितनी टाइप्स की मेमोरी यूज़ हो रही होती है इसमें। बेसिकली इसका एक आर्किटेक्चर है जो कि अभी इसमें मौजूद है। ये इधर यहाँ पर आपके पास देखें तो मल्टीपल टाइप ऑफ मेमोरीज़ हैं। कौन कौन सी आपके पास है, रजिस्टर भी आपको यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लोकल मेमोरी भी यूज़ हो रही है, ग्लोबल मेमोरी भी यूज़ हो रही है, कॉन्स्टेंट मेमोरी भी यूज़ हो रही है, टेक्सचर मेमोरी भी यूज़ हो रही है। तो बेसिकली इन्हीं सारों के बारे में आज देखना है कि क्या होती हैं ये। ठीक है, कोडा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या इसमें इस लेवल की प्रोसेसिंग होगी जीपीयू की, तो क्या ये जीपीयू की पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कर रहा है जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। तो ये इस तरह आर्किटेक्चर है। इसमें देखते हैं कि ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है उससे, ये फास्टेस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले आपके पास मेमोरी टाइप्स हैं जो हम देखते हैं कि मेमोरी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसको मैंने एक अलग स्लाइड के अंदर एक स्ट्रक्चर किया है ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ग्लोबल मेमोरी जो है वो आपके लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए, तमाम थ्रेड्स, जितने भी आपके पास थ्रेड्स मौजूद हैं, जितने भी थ्रेड्स होते हैं ना, उनको उनके डाटा को स्टोर करने के लिए हम थ्रेड्स क्या है, बेसिकली आपके प्रोसेस को ले जाता है और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ग्लोबल मेमोरी उन थ्रेड्स में जो डाटा वापस प्रोसेस होकर आ रहा होता है उनको स्टोर करने के लिए ग्लोबल मेमोरी यूज़ होती है। शेयर्ड मेमोरी जो है होते हैं उन ब्लॉक्स को रीयूज करने के लिए हम एक मेमोरी यूज़ करते हैं जैसे शेयर्ड मेमोरी, या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक का रिजल्ट दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो रिजल्ट पहले आया होता है वो रिजल्ट आने वाले रिजल्ट के साथ, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है। तो उसमें सॉर्टिंग में ये होता है ना, हम कंपेयर कर रहे होते हैं पिछले वाले रिजल्ट को और इस वाले को, एंड देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। मेमोरी की जरूरत होती है। लोकल मेमोरी क्या होती है, आपके टेम्परेरी डाटा को, इंडिविजुअल जो आपके थ्रेड्स होते हैं उनके टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि लूप काउंटर्स हैं। ठीक है, लूप्स लगे होते हैं ना, एक थ्रेड के बाद दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा, चौथा ये, इस तरीके से। इंटरमीडिएट जो वैल्यूज होती है थ्रेड्स की, मतलब अभी थ्रेड प्रोसेस कर रहा है, मतलब एक थ्रेड के अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कर रहा है, पर उसको कुछ टाइम के लिए अगर पॉज कर दिया गया तो जो उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट है, या थ्रेड के अंदर और कोई प्रोसेस होना था, ठीक है, या थ्रेड एक है, एक थ्रेड एक ही प्रोसेस पर काम कर रहा है, उसका रिजल्ट डिपेंड करता है किसी दूसरे थ्रेड पर। तो वो आपका इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है उसको स्टोर करना, जो रिजल्ट अभी आ चुका है उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लोकल मेमोरी को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट मेमोरी। ये आपके पास रीड ओनली मेमोरी होती है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम कन्फिगर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की एक बात हो रही है, जहां पर आपके पास एक बार मैट्रिक्स का रिजल्ट आ गया, आप उसको विजुलाइज जरूर कर सकते हो बट यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक हो गया। टेक्सचर मेमोरी जो होती है आपका 2D डाटा को रीड करने के लिए, या आप हम यूज़ करते हैं 2D डाटा जो होते हैं, 2 डायमेंशन में जो डाटा होता है उनको रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास टेक्सचर, जो इमेज प्रोसेसिंग का जितना भी डाटा होता है वो आपके टेक्सचर मेमोरी में आ रहा होता है। या हम 3D टेक्सचर की बात करें तो 2D और 3D से रिलेवेंट जो डाटा होता है वो सारा हमारा टेक्सचर, जो कि इमेज की फॉर्म में जो डाटा होता है हमारे पास, बेसिकली वो सारा हमारे पास टेक्सचर में आता है। कांस्टेंट में सिर्फ वो डाटा होता है जिसको हमने चेंज नहीं करना होता, जो हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से रिलेवेंट जो भी डाटा है वो सारा आपका इन ग्राफिक्स के अंदर वो चीज़ आपकी जो है कांस्टेंट मेमोरी में आती है। कैशेस जो होती है उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, जो आपके जो ग्लोबल मेमोरी है, ग्लोबल मेमोरी वो मेमोरी जिसके अंदर आपका सारे थ्रेड्स का डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि CNN और RNN के या डीप लर्निंग के जो ये एल्गोरिदम है, उनको हमने यूज़ करना है। अगर हमने कोई, जैसे हैंड जेस्चर की वजह से मैंने बताई अभी आपको, रिकग्नाइजेशन ऑफ जेस्चर, जो भी जेस्चर है उसको रिकग्नाइज करने के लिए जो ऐप बनाई गई बाय यूजिंग CNN अगर बनाई गई है, तो उस CNN, एक जाहिर सी बात है, CNN आपके पास एक डीप लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जो हम यूज़ करते हैं, मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, उस मॉडल का की जितनी भी प्रोसेसेस बनेंगे उसको प्रोसेस में डिवाइड किया जाएगा, उन प्रोसेस को रन करवाया जाएगा। तो ग्लोबल मेमोरी जो होती है, उन तमाम जितने भी प्रोसेस हैं वो किसी थ्रेड को ओवर हेड किए जाएंगे और हैंड ओवर किए जाएंगे, और उसके बाद फिर वो ग्लोबल मेमोरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है कि CNN आपके पास एक एल्गोरिदम है या एक मॉडल है जिसके जरिए आप अपने सिस्टम को, आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं बाय यूजिंग CNN। ठीक है, और उस टेक्निक को यूज़ करें और उसको, उस मॉडल को हमने जब रन कराना तो
मल्टीपल प्रोसेस में उसको डिवाइड करना है और उन प्रोसेस को थ्रेड को ओवरहेड करना है, ओवरहेड करना है और हैंड ओवर करना है बेसिकली। और उसके बाद उसको ग्लोबल मेमोरी में हमने ट्रांसफर करना है और उसको स्पीड अप करने का काम कैशियर मेमोरी कर रही है। आई होप कि अब सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, इसी को हमने कोटा मेमोरी मॉडल कहा है। इसके अंदर हमने हर मेमोरी के बारे में जाना कि हर मेमोरी जितनी भी हमने मेमोरी, चाहे वो शेयर्ड मेमोरी, रजिस्टर है, लोकल मेमोरी है, या ग्लोबल मेमोरी, कॉन्स्टेंट मेमोरी, टेक्सचर मेमोरी, किस लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इसका थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एक आता है होस्ट। होस्ट क्या करता है, वो सेंड करता है डाटा टू अ डिवाइस, जीपीयू, जीपीयू को डाटा सेंड करता है। ठीक है, होस्ट क्या है, आपके पास एक सीपीयू है, हो सकता है, ठीक है, वो डाटा को सेंड करता है जीपीयू को। ठीक है, जीपीयू ग्रिड, ये दीज आर द ग्रिड्स, ये ब्लॉक्स जो बने हुए ना, दीज आर ब्लॉक्स, 0010, ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इनको उसने ग्रिड कहा है। तो जो कि आपकी जॉब्स को डिवाइड करने के लिए, हम ग्रिड जो होते हैं, जीपीयू ग्रिड डिवाइड द जॉब्स इनटू ब्लॉक्स। जो जॉब्स वाली होती है ना, जो प्रोसेस या जॉब्स हम बात करें, उनको डिवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, जिसमें आपके पास थ्रेड्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर आपको दिख रहा है, अच्छा, थ्रेड्स हमेशा इन द फॉर्म ऑफ 100 के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने 0010 की फॉर्म में शो कराया, बट इन दी फॉर्म ऑफ 100 ये आपको दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसने ये बताया कि थ्रेड के अंदर क्या होते हैं, कौन कौन से टास्क जो है वो थ्रेड परफॉर्म करता है। उसमें दो चीज़ें होती है कि आपके पास लोकल मेमोरी होती है, जिसके अंदर आपका थ्रेड स्पेसिफिक डाटा होता है, जो थ्रेड की आईडी और उसका जितना भी डाटा है, उसका थ्रेड का आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, और उस वो कहाँ एंड हो रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग, उसका पूरा सारा डाटा जो होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होता है, लोकल मेमोरी के अंदर होता है, थ्रेड से रिलेवेंट जितना भी डाटा है। दूसरा, रजिस्टर जो होती है आपके पास फास्ट और स्मॉल कैलकुलेशन के लिए, जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस है, उसके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशन तो परफॉर्म होगी ना, तो वो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो मेमोरी के बारे में डिस्कस हुआ। हमने प्रीवियस वाली उसमें भी देखा एग्जांपल के अंदर, जो प्रीवियस वाली स्लाइड थी उसके अंदर, कि लोकल मेमोरी आपका टेम्पोरियल डाटा को स्टोर करे, तो काउंटर्स वगैरह या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो आपके आ रहे होते हैं, उनको स्टोर कर रही होती है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, थ्रेड के आईडी और उसका रेलिवेंट डाटा, या जो थ्रेड प्रोसेस हो चुका है उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट, उनके इंटरमीडिएट वैल्यूज़ वगैरह, ये सारी जो है वो आपके पास आ रही होती हैं लोकल मेमोरी के अंदर। और फिर रजिस्टर जो है उसको फर्दर रन करता है, उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हो रही होती है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है अगर कोई, तो वो करेगा, या उसके अंदर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का कोई काम है कैलकुलेशन का, वो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी के बारे में कॉन्सेप्ट आ गया। शेयर्ड मेमोरी का मैं पहले ही सारा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। मूव ऑन करते हैं जल्दी जल्दी कि नेक्स्ट क्या है, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में डाटा को ट्रांसफर करने के लिहाज से भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर कंप्यूटेशन रिजल्ट जो होते हैं, वो आपका होस्ट जो मेमोरी है उसको शो करते हैं। ये सारे ब्लॉक जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं इन सारी मेमोरीज को, ग्लोबल को भी, कॉन्स्टेंट को भी, और आपके पास टेक्सचर मेमोरी को भी। ये सारी वो मेमोरीज हैं जहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है। अब ये सारे डाटा, वो कौन सा डाटा है, अब इट्स डिपेंड ऑन अ टास्क कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अगर वो रिलेटिवली जो है टेक्सचर की फॉर्म में है, कि जिसको सिर्फ आप टेक्सचर की फॉर्म में डाटा को रखना चाहते हैं, यानी कि वो 2D की फॉर्म में आपको डाटा जो है वो रीड करे। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग का काम करवा रहे हैं तो आप टेक्सचर मेमोरी को यूज़ करेंगे। अगर आप कांस्टेंट मेमोरी की बात करें, जिसके अंदर हम सिर्फ मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होते, चेंज नहीं करवा रहे होते, तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो कांस्टेंट मेमोरी की, इट्स डिपेंड ऑन टास्क, कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो उसी के लिहाज से मेमोरी को डिवाइड किया हुआ है और उधर से डाटा को उठाया जाएगा। ठीक है, और फिर वो थ्रेड्स में आएगा और थ्रेड उसको आगे प्रोसेस करेंगे, लोकल मेमोरी टू उसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। लोकल मेमोरी से फिर वो उसको रजिस्टर में प्रोसेस करके आगे फिर उसको स्टोर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है कि सीपीयू तक कैसे डाटा जाता है, सीपीयू कैसे डाटा फेच कर रहा होता है। ठीक है, ये उसकी प्रोसेसिंग है। इसी तरह दूसरा ग्रिड है, उसके अंदर भी ऐसी प्रोसेसिंग होती है। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्या होगा, 1000 ऑफ थ्रेड्स कैन रन एट वंस, एक टाइम पर 1000 ऑफ थ्रेड्स को रन किया जा सकता है। मेमोरी शेयर्ड है, यानी कि शेयर्ड मेमोरी है ना, डाटा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन थ्रेड्स जो मल्टीपल थ्रेड्स थे, जैसे यहाँ पर आपने देखा हो डायग्राम के अंदर शो हुआ था, मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ये आपके पास थ्रेड जो है 00 वाला ब्लॉक है, और इसके अंदर आपके पास दो 0010, तो इन दोनों के दरमियान डाटा शेयर हो सकता है। अब इधर भी प्रोसेस पड़ा हुआ है, इधर भी प्रोसेस पड़ा हुआ है, दे कैन शेयर देयर डाटा। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, और इनका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो हम जो है इसके अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है
मैसिव स्पीड अप को जो स्पीड है उसको और ज़्यादा इन्हांस किया गया है। इमेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग एंड क्रिप्टोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी इमेज प्रोसेसिंग की बात की जाए तो जहाँ पर आप, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको एक एग्जांपल दी, हैंड रिकग्नाइजेशन के लिहाज से, जैसे रिकग्नाइजेशन के लिहाज से। दूसरा अगर डीप लर्निंग आ जाता है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम जो यूज़ किए जाएंगे उनकी भी तो अपनी प्रोसेसिंग होंगी ना, CNN है, RNN है, उसके लिहाज से। इमेज प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इमेज जिसमें हम इमेजेस वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रही होती है, सॉरी। डीप लर्निंग के अंदर जो आता है वो कॉन्सेप्ट आता है आपका ये वाला, जिसमें मैंने आपको बताया, जहाँ डीप लर्निंग CNN RNN के जो एल्गोरिदम यूज हो रहे होते हैं, जहाँ पे जैसे आपने हैंड रिकग्नाइजेशन का, अगर जेस्चर रिकग्नाइजेशन का आपने कोई ऐप बनाई है तो उसके अंदर CNN और RNN यूज होंगे, या कोई और भी एल्गोरिदम है डीप लर्निंग का जो इसके लिए स्पेशलिस्ट है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, जो आपको एक इमेज है उसके उस इमेज का क्या मतलब है वो आइडेंटिफाई करेगा। और क्रिप्टोग्राफी आपको पता ही है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, डाटा की, ठीक है, डाटा को इस फॉर्म में लेकर आना कि वो अनरीडेबल फॉर्म हो। ठीक है, डाटा की प्राइवेसी या उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करने के लिहाज से हम क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। तो इससे स्पीड अप हो गई ये सारे प्रोसेस, चाहे वो डीप लर्निंग से रेलिवेंट है, चाहे क्रिप्टोग्राफी से है, चाहे इमेज प्रोसेसिंग से है। डिसएडवांटेज क्या है? मेमोरी हायरार्की को मैनेज करना, ये वाली जो मेमोरी हायरार्की है जिसमें ग्रिड्स बने हुए थे, ये वाली इसको हैंडल करना एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जरा मुश्किल है। ठीक है, जो आपका कन्वेंशनल मेमोरी हायरार्की थी वो जरा इससे आसान था, लेकिन इसको जरा मुश्किल है हैंडल करना। पुअर एट टास्क दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद ब्लॉक्स, अगर मल्टीपल, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स ऑफ अगर कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पर तो अभी सिर्फ 2 ही ब्लॉक दिखाए गए हैं, जिसके अंदर आपके 2 ब्लॉक थे, ग्रिड ब्लॉक 00 और 10। ठीक है, अगर आप मल्टीपल ब्लॉक्स हैं बहुत ज़्यादा, उन ब्लॉक को हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नीड GPU कंप्यूटेबल कोड, जो कि आपके कोडा के अंदर लिखे हुए हों, इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना, यानी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन भी आ गई है। रियल टाइम यूजेस के लिहाज से करें तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, जैसे मतलब न्यूरल नेटवर्क की बात करें, की बात की जाए तो आपके पास जो डाटा है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, रेंडरिंग 3D ग्राफिक्स, जो आपके पास ग्राफिक्स जो आपको शो हो रही होती है 3D ग्राफिक्स, वो आपके पास एक एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पर अब जो अगला स्लाइड है उसके अंदर है कोर एंड ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रीवियस स्लाइड थी, जिसमें एक डायग्राम शो हो रही थी, ये नंबर ऑफ, ये ब्लॉक्स बने हुए थे, और यहाँ तक इसकी सिर्फ होस्टिंग और उसके ब्लॉक्स बताए हुए थे। अब ब्लॉक्स को किस तरीके से आगे प्रोसेस किया है वो ये है ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, वो एक स्लाइड में कवर नहीं हुआ तो मैंने उसको अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ये उसी का पार्ट है कि हमने ब्लॉक की डिस्ट्रीब्यूशन किया, ब्लॉक्स को फर्दर, उन्हीं ब्लॉक्स को, जो ब्लॉक्स डाटा कैरी कर रहे थे, ये थ्रेड्स जो है वो आपके लोकल मेमोरी से डाटा को फेच कर रहे थे और रजिस्टर के थ्रू वो उसको रन करवा रहे थे। ठीक है, और रजिस्टर के बाद वो उसको CPU को उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, इस एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये आपके पास जो है उसकी ब्लॉक्स की आगे बताई हुई है कि मल्टी थ्रेडेड कोर प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक्स को किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे विद यानी कि जो ब्लॉक्स हैं उनको कोर्स में आगे डिवाइड किया है। तो 0 कोर के ऊपर कितने ब्लॉक, 0 ब्लॉक 2 4 6, ये आपके ब्लॉक कोर 0 पर है, और आपके पास जो कोर 1 है उस पर ये वाले ब्लॉक हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये देखें, कोर 4 इन्होंने यहाँ 2 का दिखाया है, फिर इसको 4 को दिखाया है, 4 की फॉर्म में दिखाया गया। अगर 4 कोर्स होंगी तो हम किस तरीके से, 0 तो फिर 0 को और 4 को हैंडल करेगा, और 1 है, जितनी ज़्यादा कोड हैं तो हमने लोड को उतना ही डिवाइड कर दिया है। 4 कोर्स थी तो हमने उस लिहाज से ब्लॉक 0 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। यानी कि इस तरीके से प्रोसेस होता है। बताने का मकसद ये है कि कोडा एग्जीक्यूशन मॉडल किस तरीके से काम करता है। जीपीयू की जो हम एक प्लेटफॉर्म है ये वाला, ये किस तरीके से काम करता है। वो ब्लॉक्स की पहले दिखाई थी कि ब्लॉक्स में डेटा किस तरीके से होता है, ठीक है, और प्रोसेस किया जाता है। अब ब्लॉक के पीछे भी तो एग्जीक्यूशन है ना, ब्लॉक भी तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे इंटरनल पीसी के अंदर वो किस तरीके से होते हैं, तो वो बताया हुआ है कि यहाँ पर ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक हैंड ओवर किए हुए हैं किस पे, मल्टीपल कोड्स पे। 2 कोड्स के लिए होगा, अगर 2 कोड्स है तो उसके लिए लोड जो है वो 4 में डिवाइड हुआ है ब्लॉक्स, अगर इस तरह टोटल 8 ब्लॉक्स हैं तो उनको 4-4 के ग्रुप्स में किया है। और अगर कोर ज़्यादा हैं तो मल्टीपल कोर्स हैं तो वो आपके पीसी पर डिपेंड करता होता है, ठीक है। तो वो मल्टीपल होंगी तो वो इस तरीके से होगा। दोनों तरीके से दिखाया है। मैंने आपको बताया कि 100 एंड 1000 जो है कोर्स होती हैं, तो उस लिहाज से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये पीछे की प्रोसेसिंग है कि ये किस तरीके से काम करता है, उसी को डिफाइन किया हुआ है। कोडाग्राम द होस्ट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक। जो ये होस्ट है ना, होस्ट यानी वो जो पीसी है, वो उसको कोर्स पर डिवाइड किया होता है, ठीक है। और these blocks are assigned to a GPU कोर्स को असाइन कर दी जाती है। मोर कोर इज इक्वल टू मोर ब्लॉक प्रोसेस एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मल्टीपल जो कोर्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं, वो जो मल्टीपल कोर्स हैं वो हेल्प करते हैं इन ब्लॉक्स को रन करवाने में। वंस अ ब्लॉक इज फिनिश अनदर ब्लॉक इज लोडेड इनटू इट्स कोड। अगर जैसे ही एक ब्लॉक अपना प्रोसेस कंप्लीट करके चला जाएगा तो दूसरा वाला जो क्यू में था वो वाला प्रोसेस होगा उसी कोड पे। तो ये इस तरीके से प्रोसेस करता है। आई होप कि आज का लेक्चर समझ आ गया हो, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसी के आगे इसके बेनिफिट्स वगैरह दिए हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपका मॉड्यूलर प्रोसेसिंग जो है, मॉड्यूलर क्या होता है, मॉडल्स होते हैं ना, मतलब ब्लॉक्स जो होते हैं, स्मॉल ब्लॉक्स, वो डिवाइड करते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स को इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और उसको एग्जीक्यूट करें। जैसे सेलमेंट प्रॉब्लम्स जो आपने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कभी पढ़ी हो, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए जो ब्लॉक्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके हम उनको प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाई स्केलेबिलिटी, फास्टर सीपीयू विद मोर कोर्स कैन हैंडल मोर डाटा। ज़्यादा कोर्स हैं तो ज़्यादा डाटा को हैंडल कर सकती हैं, तो स्केलेबल भी है। एफिशिएंट फॉर बैच, बैच का मतलब ये बैच प्रोसेसिंग के लिए। और जो आपके लूप बेस्ड डाटा होता है जिसमें कंटिन्यूसली वन आफ्टर वन जो है वो कंट्रोल चल रहा होता है, यानी क्यू के अंदर जो जॉब्स लगी हुई होती हैं या प्रोसेस होते हैं उनको करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, तो ये इफ़िशिएंट है। उसके बाद आप आती है परफॉर्मेंस की। अगर बात करें, ड्रॉप इफ ब्लॉक लोड इनटू अ बैलेंस बिटवीन कोर्स। अगर कोर्स के दरमियान अगर हमने ब्लॉक्स को बैलेंस नहीं किया या बैलेंस लूज हो गया तो परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। कैन बी अंडर यूटिलाइज इफ़ यू हैव अ फ्यू ब्लॉक्स इन द कोर्स। अगर आपके पास कोर्स ही कम है, आपका पीसी उस ब्लॉक्स को कवर ही नहीं कर पाएगा, मतलब अंडर यूटिलाइज। ये जैसे यहाँ था, अगर कोर्स 2 है तो लोड ज़्यादा हो जाएगा कोर्स पर। रिक्वायर स्पेसिफिक हार्डवेयर जैसे नवीदा, जीपीयू, इस तरह की, या पैरेलल अवेयर प्रोग्रामिंग, ये इनके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नवीदा, आप जीपीयू या पैरेलल अवेयर प्रोग्रामिंग, कोई प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन की बात करिए या कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर, या आपको पैरेलल अवेयर प्रोग्रामिंग जो इससे रेलिवेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कोडा भी एक है, तो इस तरीके से इसकी जो रेलिवेंट प्रोग्रामिंग है वो आपको आनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन यानी प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। वेदर सिमुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, इसलिए फेशियल रिकग्नाइजेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। वीडियो रेंडरिंग के लिहाज से, साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह के लिए हम इसको यूटिलाइज किया जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इस टेक्निक को यूज़ कहाँ कहाँ किया है, ये जीपीयू की कोडा एग्जीक्यूशन मॉडल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये उसको डिफाइन किया। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि ये सारा कंप्लीट हो, कंप्लीटली समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नविदा के बारे में, क्योंकि वो भी इसकी बैक एंड प्रोसेस है, ठीक है। इसको फर्दर और डिवाइड किया हुआ है।